चलो जी, हम लोग पढ़ रहे थे साउंड, और साउंड में भी टॉपिक क्या चल रहा था? अल्ट्रासोनिक साउंड का एप्लीकेशन था, है ना। उसमें एक एप्लीकेशन था हमारा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कैसे ये काम करता है ज़रा समझो, ठीक है। इसी के बाद हम लोग दो टर्म और पढ़ेंगे, इको और रिवर्बरेशन क्या होता है। पसंद आ गए? इको और रिवर्बरेशन क्या होता है। पहले सुनो, सोनार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताया था मैंने क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड का ही एक पार्ट था, है ना, बताया था। और क्या क्या बताया था? चलो मैं एक बार दोबारा से लिख दूं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड में, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, इसमें मैंने बताया था, पहली बात थी इकोकार्डियोग्राफी, है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्ट के डायग्नोसिस के लिए स्टडी करते हैं, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके। दूसरा मैंने क्या बताया था? अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि क्लीन करने के लिए यूज करते हैं किसको? मशीन, ऑड शेप मशीनरी पार्ट्स को, है ना। और किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए भी यूज करते हैं, है ना, यूज टू, है ना, क्रश किडनी स्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद एक और था, यूज टू क्लीन ऑड शेप मशीनरी पार्ट्स, ठीक है। सुनो, एक और था, एक और था कि मतलब जो मेटल वगैरह के अंदर कहीं पर फ्लॉज आ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं बताया था तो सुन लो। जैसे ये कोई मेटल है, इस मेटल के अंदर कहीं पर क्रैक है, ठीक है, तो उस क्रैक को भी हम पता कर सकते हैं किसके जरिए? अल्ट्रासोनिक साउंड के जरिए। हम क्या करते हैं, एक तरफ लगाते हैं ट्रांसमीटर और एक तरफ लगाते हैं रिसीवर, ठीक है। तो इधर से जो सिग्नल जाएगी वो दूसरी तरफ क्रॉस करेगी ऐसे। अब जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो क्या है? साउंड है, यानी मैकेनिकल वेव का हिस्सा है। और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। अगर रास्ते में कहीं पर ऐसी कैविटी है जिसमें कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम अगर क्रिएटेड है, तो ये आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो इधर जो डिटेक्टर लगा होगा, क्या लगा होगा? डिटेक्टर, ठीक है। इस डिटेक्टर में ये वाला सिग्नल रिसीव नहीं होगा, बात समझ में आ गई? और उससे पता चल जाएगा अंदर कुछ गड़बड़ी है, बात समझ में आ गई? तो अगला क्या बताया मैंने? यूज टू डिटेक्ट, है ना, क्रैक इनसाइड द, यूज टू डिटेक्ट क्रैक इनसाइड द मेटल। मेटल वगैरह के अंदर जो क्रैक या फ्लॉज होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हो इससे, समझ पाए? इसी में एक आखिरी एप्लीकेशन था हमारा, क्या? सोनार, ठीक है, साउंड नेविगेशन, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। समझ पा रहे हो? ठीक है, यहां तक की बातें पिछली क्लास में हो गई थी, ठीक है। ये भी एक्चुअली मैंने बता दिया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आज हम डिटेल में इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे साउंड की मदद से हम किसी चीज की रेंज या दूरी कैसे पता करते हैं, वही सीखने वाले हैं। समझ पाए? क्या लिखा है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड की मदद से हम क्या करते हैं, मतलब साउंड का, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं नेविगेशन में, या किसी चीज की कितनी दूरी वगैरह है, किस रेंज में है, उसको पता करने के लिए, ठीक है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि हम जो डेप्थ ऑफ सी है उसको पता कर पाते हैं इससे, ठीक है। रडार होता है, रडार सुने होंगे, रडार सिस्टम में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो खैर, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मुझे
जैसे मान लो ये कोई शिप है, ठीक है, ये कोई बोट है या शिप है, इसके ये तैर रहा है समंदर में, क्या हो रहा है, तैर रहा है, मान लो ऐसे ये तैर रहा है, ठीक है। अब नीचे कहीं पर जमीन तो होगी, ठीक है, या कोई चीज डूब गई होगी तो उसकी भी लोकेशन हो सकती है, मछलियों वगैरह का झुंड भी हो सकता है। खैर अभी हमारा पर्पस है कि मुझे ये पता करना है कि ये दूरी कितनी है, मतलब समंदर की गहराई कितनी है, यानी हमारा पर्पस है इस डेप्थ को फाइंड करना, ये जो डेप्थ है इसको, यानी ये जो डी है इसको फाइंड करना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका यूज करेंगे। क्या करते हैं इसमें, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड वाली सिग्नल को भेजते हैं और ये टकराकर वापस से लौटता है। क्लियर। तो अब मान लो इस मीडियम में इस अल्ट्रासोनिक साउंड की कुछ स्पीड होगी, उस स्पीड को हमने कहा, मान लो मिसाल के तौर पर अभी वी बोला है। क्लियर। तो ये साउंड गया और फिर लौट कर आया किसके पास, ट्रांसमीटर से भेजा गया था, रिसीव किसके पास होगा, रिसीवर के पास, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने उसको भेजा और रिसीवर ने उसको रिसीव किया। मैं लिख भी दूं, आर किसको कह रहे हैं हम, आर किसके लिए लिखा है, रिसीवर, और ये क्या है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट करता है और रिसीवर वापस से उसको रिसीव करता है, और इन दोनों के बीच का टाइम काउंट कर लिया जाता है। तो अब तुम लोग को एक बात बताना है कि मान लो अगर ये टाइम टी में ये वापस लौट गया, ठीक है, तो ये टी कौन सा टाइम है, डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का या टू डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, टू डी। क्यों, एक बार गया और फिर वापस लौटा। तो एक बहुत फेमस रिजल्ट है ना, ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है कि नहीं होता है। तो डिस्टेंस को क्या लिख देंगे, टू डी, स्पीड को क्या लिख देंगे, v, और टाइम t। तो ये जो डिस्टेंस में ये d है, टू डी डिस्टेंस में जो ये d है, यही तो डेप्थ था ना। तो डेप्थ निकालने का रिजल्ट क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाय टू, ठीक है। v की वैल्यू अभी क्यों नहीं रखा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना कि कैसा वाटर था और उस वाटर में स्पीड क्या थी, यानी यही फॉर्मूला एयर के लिए भी बनेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर से एक सोनार टेक्निक लगा दूं और पता करना उस वॉल की दूरी कितनी है, तो सिग्नल उधर भेजूंगा, वो लौट कर आएगा। क्लियर ना। तो स्पीड इसलिए नहीं रखा है, टाइम इसलिए नहीं रखा है कि वो सिचुएशन के एतबार से जो स्पीड होगी उस मीडियम में वो रखेंगे, और टाइम जो काउंट होगा उस वक्त। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, दूरी या डेप्थ निकालने का तरीका होगा v इंटू टी बाई टू, ठीक है। और यहाँ गलत फहमी के शिकार नहीं होना है कि स्पीड इंटू टाइम को दो से क्यों डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो d है वो डिस्टेंस नहीं है, वो आधी डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक, नोट कर लो जल्दी से। लिख चुके, हटा दूं, हो गया। चलो नेक्स्ट सेटिंग लिखो, इको
सबने लिख लिया इसको, हटाया जाए? आधे हाँ कह रहे हैं, आधा सर हिला रहा है। हम्म, ये लो जल्दी लिखो। अब हो गया? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इको। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इको। इको क्या होता है सुनो। कई बार होता क्या है कि जब हम एक बात बोलते हैं तो वो साउंड जब ट्रेवल करता है और किसी चीज से टकराने के बाद लौटता है ना? तो ऑब्जर्व किए होगे कि वही बात दोबारा से हमें सुनाई देती है, यही है इको। यानी रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड कई बार एक के बजाय दो बार सुनाई दे गया। एक बार तो जब बोले थे तब, दूसरा जब वो रिफ्लेक्ट होकर आया होगा तब। ठीक है, तो जब एक ही आवाज को अब दो बार सुन लेते हैं तो उस चीज को क्या बोलते हैं? इको। क्या लिख लो, डेफिनेशन लिखो, मैं लिखा रहा हूं, हियरिंग ऑफ सेम साउंड ट्वाइस, है ना? दो से ज्यादा बार भी हो सकता है, ठीक है, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया। तो हियरिंग ऑफ सेम साउंड ट्वाइस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। हियरिंग ऑफ सेम साउंड ट्वाइस क्या कहलाता है? इको कहलाता है। क्लियर? अब लेकिन एक बात बताओ, जैसे मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ, ये साउंड वॉल वगैरह में जाके टकरा रहा होगा, लेकिन तुम तो इको नहीं सुन पा रहे हो, है ना? सोचने वाली बात है। देखो ऐसा इसलिए है कि इको सुनने के लिए, जैसे मैंने अभी एक वर्ड बोला, है ना, और वो साउंड ट्रेवल किया और लौट कर आया, तो वो जो लौट कर आया था उसका तो कुछ टाइम होगा ना, दोनों साउंड के बीच कोई टाइम का गैप होगा। तो अगर उस टाइम के बीच मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा का, तभी हमारा ईयर जो है दोनों साउंड को अलग अलग डिटेक्ट कर पाता है। उससे पहले आ गया तो अलग अलग डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अभी आप इको नहीं सुन पा रहे हैं तो इसकी वजह क्या है कि वो 0.1 सेकेंड से पहले लौट के आ जा रहा है। समझ में बात है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो मिनिमम टाइम कितना चाहिए? कितना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। ठीक है, तो मिनिमम, इसको क्या बोला मैंने? हियरिंग ऑफ सेम साउंड ट्वाइस, या दो से ज्यादा बार भी हो सकता है, कई बार बहुत ज्यादा बार हो जाए। ठीक है, मिनिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए दो साउंड के बीच? 0.1 सेकेंड। यानी इससे ज्यादा का होगा तब भी सुन पाओगे, तब भी सुन पाओगे। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये सवाल कई बार आया भी है, शायद जामिया में आया था या एमयू में, देख लेते हैं बाद में। पहले सुन लो सवाल क्या है। मान लो यहां पर कोई वॉल है, ध्यान सुनना, यहां पर कोई वॉल है और यहां पर कोई पर्सन है जो मान लो क्लैपिंग कर रहा है या कुछ बोल रहा है, तो वो साउंड यहां पर गया और ऐसे लौट कर आया। ठीक है, हमें ये जानना है कि यहां पर जो है ना, जो भी संता बनता जो भी है, ठीक है, समझ में बात है, कम से कम कितना दूर पर खड़ा हो तो इसको ये इको सुनाई दे। भाई वॉल से ये जो डी है उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि इसको इको सुनाई दे? ये फिनोमेना कहाँ हो रहा है? एयर के अंदर हो रहा है। अब देखो एयर के अंदर भी साउंड की स्पीड अलग अलग होती है ना? तभी हम मान लेते हैं जैसे इस टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड जो है वो है 346 मीटर पर सेकेंड, यानी 25 डिग्री सेल्सियस मान लिया मैंने टेम्परेचर उस वक्त है। क्लियर? नॉर्मल टेम्परेचर लगभग इतना ही होता है ऑन एन एवरेज। इतनी बात समझ में आई? तो इस टेम्परेचर पर हमें क्या पता करना है? मिनिमम दूरी जहां से वो हमें इको सुनाई दे। समझ में बात है? मान लो यहाँ पर इस दूरी से बोला, इको सुनाई नहीं दिया, फिर थोड़ा और पीछे गए होंगे, फिर से हेलो बोला होगा, फिर से नहीं सुने, फिर और पीछे गए होंगे। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं? और इस तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे तो कम से कम कितनी दूरी पर वो सुनाई देगा। यहाँ से नहीं सुनाई देने का मतलब क्या है? 0.1 सेकंड से पहले आ गया साउंड, थोड़ा और पीछे जाएंगे अब भी नहीं सुनाई दिया, इसका मतलब अभी 0.1 सेकंड से पहले सुनाई दे रहा है। थोड़ा और पीछे जाएंगे,
जहां पर पहली बार सुनाई देगा इसका मतलब वहां पर मिनिमम टाइम गैप 0.1 सेकंड का हो गया है। समझ में बात है कि नहीं आई? यानी मिनिमम डिस्टेंस वाले कंडीशन में टाइम कितना रहेगा? 0.1 सेकेंड। और दूर जाओगे तो टाइम और बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां मिनिमम कंडीशन थी इसलिए टाइम भी कौन सा लिया है? मिनिमम वाला। समझ पाए? टाइम भी कौन सा लिया है? मिनिमम वाला। ठीक है, फिर से सोचो, यहां पर भी तो साउंड 2 बार चला है ना, ऐसे गया और लौट कर आया। सेम कहानी है ना जो पीछे पड़े थे। यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बताओ डिस्टेंस को क्या लिखोगे? 2d, ये वाला d बराबर स्पीड v इंटू टाइम, ये लिखोगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? v इंटू t/2। देखो मैथमेटिक्स एक ही जैसी है। तो यहाँ पर v रख दोगे कितना? 346। टाइम की जगह रख दोगे 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसे काट दोगे तो मेरे ख्याल से आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। अगर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 17.3 मीटर। ठीक है, यानी 17.3 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। यानी 18 हो जाए, 20 हो जाए इस टेम्परेचर पर, तभी आप इको को सुन पाएंगे। समझ पाए? तो मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.3 मीटर। हालांकि ये दूरी टेम्परेचर के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोला जाए तो वही रूम टेम्परेचर मानना है। ये कम से कम दूरी है, इससे ज्यादा दूरी होगा तब भी सुन पाएंगे। भाई ज्यादा दूर होगा तो और ज्यादा टाइम में आएगा ना आवाज, 0.1 सेकंड से तो लेट ही आएगा। समझ पाए? तो ये क्या लिखा हमने यहाँ पर? एक्चुअली मैंने क्या बताया? मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन हियर एन इको। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर हम इको सुन सकते हैं। समझ गए हो? जल्दी सोचो। घर जाके पढ़ रहे हो ना? हाँ, अब टेस्ट वेस्ट शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। बस एक आध दो उर्दू वगैरह की क्लास हो जाए। क्या हुआ? हाँ, अब कंबाइन ही होगा और क्या। ठीक है, एमी पैटर्न पे। ये भी हो सकता हो कि पहले ही शुरू कर दें, मतलब उर्दू से भी पहले, इसलिए कि उसको कवर कराने में टाइम लगेगा, तो एक आध टेस्ट हो सकता है बगैर उर्दू के हो जाए। ठीक है, लेकिन होगा, लेकिन आप सब कंबाइन है जो भी सब्जेक्ट रहेगा। हो जाएगा इस वीक से, मतलब ये जो मंडे वनडे से इंशाल्लाह हो जाएगा। परेशान नहीं हो। तुम खुद सोचो ना, नहीं पढ़ाऊंगा तो हमारा भी तो घाटा है। चल तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचो, कैसे घाटा नहीं है? तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो भाग नहीं जाओगे? सही तो बोल रहा हूँ, है कि नहीं? मतलब तुमको अगर यकीन ना हो तो ऐसे सोच लो। अब लग रहा है ना सही बोला हूँ? हाँ, तुम ऐसे ही भाषा सुनना ही चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हाथ वाथ हिलने लगा है आपका? आगे बढ़े जी। नहीं लिख पाए? हटाऊं? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिवर्बरेशन। मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ।
रिवर्बिरेशन। क्या है? रिवर्बिरेशन। इसको समझोगे थोड़ा प्रैक्टिकली, अगर सुने होगे तो ज़्यादा मजा आएगा। कई बार देखे होगे जैसे ऑडिटोरियम वगैरह में जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, उसमें जो आवाज़ होती है उसमें देखोगे कि ऐसा लग रहा है कि एक आवाज़ जो था वो बहुत देर तक सुनाई दिया। ठीक है, समझ में बात है? इसको कहते हैं परसिस्टेंस। मतलब जैसा लग रहा है कि वही आवाज़ कंटिन्यूसली कोई बोल रहा है ना। मतलब हेलो बोला तो हेलो ऐसा सुनाई देता है ना। समझ में बात है कि नहीं आई? जबकि बोला ऐसा नहीं गया था। ठीक है, यानी साउंड क्या गया, परसिस्ट कर रहा है एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम तक के लिए। ठीक है, समझ में बात है? तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इतनी देर तक वो मौजूद था। परसिस्ट मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तक वो क्या था, मौजूद था। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, रिवर्बिरेशन। समझ में आई बात है? तो लिखो, रिवर्बिरेशन का मतलब लिखो परसिस्टेंस ऑफ साउंड। ये चीजें कहाँ होती है? ऑडिटोरियम के अंदर होती है, गार्डन वगैरह के अंदर बहुत सारे पेड़ वगैरह हो, या बहुत सारी ऊंची वॉल वगैरह हो, पहाड़ी इलाका हो, वहां पर आपको इस तरीके को सुनने को मिल सकता है। बस समझ में आ गई? या कोई कमरा ही हो जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है। क्या हुआ? अभी तो बताया परसिस्टेंस मतलब, वो तो मैं लिख रहा हूं, परेशान नहीं हो। ठीक है, रिवर्बिरेशन का मतलब परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन एन ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है, लेकिन और भी जगह हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट इस पे किसी को? एक चीज, ये बात समझ में आ गई? तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्बिरेशन बोलते हैं। कोई डाउट? चलो, अब एक लास्ट हेडिंग लिखते हैं इसका। यही मैं देख रहा था क्या छूट गया है। हियरिंग एड, है ना? क्या है? हियरिंग एड। हियरिंग एड जो है एक तरीके का डिवाइस होता है। क्या होता है? डिवाइस होता है। जो लोग थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना, बिल्कुल बहरे वाले नहीं, हाँ, ऊंचा सुनने का मतलब जैसे थोड़ा जोर से बोलोगे तो सुनेगा वो, ठीक है, और आहिस्ते से बोलते हैं तो सुनना। अब सुनाई उसको नहीं दे रहा, हर लोग क्यों चिल्लाए? ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है? तो उसके लिए क्या है, एक डिवाइस हियरिंग है, जिसको मतलब पार्शियल हियरिंग होती है जिसकी, वो क्या कर सकता है, हियरिंग एड का यूज कर सकता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हमारा होता है, उसमें जो डिवाइस लगा है वो उसको क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, यानी उसकी लाउडनेस को बढ़ा देता है और फिर उसके एयर के अंदर वापस से एंटर करा देता है। मतलब कान के पास लगा हुआ होता है वो। समझ पाए? हियरिंग एड किसके लिए होता है? पार्शियली हियरिंग, हाँ, मतलब जिसको प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम हो, मतलब सुनने में जिसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पर्सन विद पार्शियल हियरिंग। ठीक है, अ पर्सन विद पार्शियल हियरिंग यूज या यूजेस हियरिंग एड है ना, टू लिसन क्लियरली। ठीक है, मतलब वो जिसके पास पार्शियल हियरिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिसको ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, हियरिंग एड को इस्तेमाल करता है। समझ पाए? कोई डाउट यहां तक? बस समझ आ गई? आगे बढ़े। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड
इट्स यूजेस, हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स यूजेस। ये छोटे मोटे टॉपिक हैं जो पता होना चाहिए बस। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स यूजेस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इट्स यूजेस। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंस बैक करना, हालांकि ये बात मैं अभी इको वाले बात जो कहानी चल रही थी वहीं बताया था, है ना, कि साउंड किसी पे टकराया और लौट गया। तो बाउंसिंग बैक ऑफ, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ना, ऐसे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। जैसे वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ? बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड फ्रॉम ए सरफेस क्या कहलाएगा? उसका रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, यूजेस कहां कहां पे है इसका, कहां कहां इस्तेमाल करते हैं? देखिए होगे ऑडिटोरियम वगैरह के अंदर सीलिंग जो होती है ना, छत इस तरीके से कर्व होती है ना, ऊपर जो छत होता है रूफ, क्यों? चूंकि साउंड जब इस पे पड़े ना ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऑडिटोरियम के हर कोने तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। समझ पाए? ठीक है, समझ पाए एक चीज। दूसरा देखे होगे वो सब्जी वगैरह वाला बेचने वाला आता है ना, आलू ले लो प्याज ले लो करता है, समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, या जो हॉकर्स होते हैं जो गली मोहल्ले वगैरह में कोई भी सामान बेचते हैं उनके पास देखे होगे मेगाफोन होता है। ठीक है, तो उस मेगाफोन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। डॉक्टर के पास एक होता है आला, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, दिल की धड़कन जिसमें गिनते हैं या सुनते हैं। ठीक है, गिन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं, क्या जा रहा है। चलो खैर, तो उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही यूज होता है। बस समझ में आ गया, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही यूज होता है। ठीक है, ऑडिटोरियम के अंदर एक चीज और होती है, साउंड बोर्ड। जैसे मान लो ये स्टेज है, जैसे इसको समझो इस कमरे को कि ये ऑडिटोरियम है, ऑडियंस किधर बैठी है, इधर। मेरी आवाज पीछे भी जा रही होगी, वो पीछे अंदर समीर भाई वगैरह सुन रहे होंगे, उनके किसी काम का तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे एक कॉन्केव लाइक स्ट्रक्चर लगा देंगे ताकि साउंड जब उस पर पड़े तो रिफ्लेक्ट होकर वापस किधर आ जाए, ऑडियंस की तरफ। ठीक है, तो ऑडियंस की तरफ वापस आ जाए, तो उस यानी कि जो पीछे बोर्ड लगाते हैं उसको बोलते हैं क्या, साउंड बोर्ड। समझ में बात है? ठीक है, तो साउंड बोर्ड भी, उसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। समझ पाए? कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल से इतना पढ़ना इस चैप्टर से काफ़ी है। समझ गए हो? यानी एक चैप्टर खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कोई बहानेबाजी नहीं, अब इसके सवाल को करते हैं। ठीक है, कुछ बातें अगर ऐसी आई जो क्वेश्चन के दौरान हमें मिली तो मैं उसी वक्त बता दूंगा। कोई डाउट? ह्यूमन ईयर, हाँ यार वो भी बता दूं। ह्यूमन ईयर पढ़ ले। चलो चलो एक हेडिंग और लिखो, ह्यूमन ईयर मतलब कान से हम सुनते कैसे हैं। ठीक है, हाँ एक लास्ट टॉपिक है, अच्छा याद दिलाए सही टाइम पे। ठीक है, हटाओ इसको। अब सुनो, ये जो टॉपिक है इसमें सुनोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, समझ में बात है? कहोगे तो मैं बाद में डायग्राम वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिला है पहले वो तो जो रेगुलर वाले बच्चे थे ना, जो नए आए हैं उनके लिए तो है ना, और ज़्यादा कहोगे तो यही फोटो मिलेगा जो यहाँ बना हुआ है। सुन लो, काम की बात सुनो। आप आगे बढ़े, हमारा कान जो है वो कैसे काम करता है उसको सुनना है। ठीक है, या मेरे साथ साथ बना भी सकते हो। देखो हमारे कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ये इधर दिख रहा है ना बाहर ये। ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ फ्रंट बल्ज आउट पार्ट होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। ठीक है,
समझ में ये बात है। और इससे ऐसे एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। समझ में बात है कि नहीं है, भूल भुलैया वाली गली होती है ऐसे, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल, ठीक। इसके एंड पर यहां पर एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर एक मस्कुलर डायफ्राम होता है ऐसे, ठीक। ये यहां पे डायफ्राम होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, या इसका एक और नाम है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अच्छा, ये जो डायग्राम है मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बना रहा हूँ। किताब में जो एक्चुअल डायग्राम है वो कंडेंस्ड है, वैसा बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस समझ में आ गई? अच्छा, ये जो है इसके एंड में होता है, यहां से ये बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है। यहां से इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ईयर, यानी ईयर ड्रम बाउंड्री पे है। बात समझ में आ गई? इस पे बाउंड्री पे है, कोई डाउट यहां तक? अब सुनो, यहां से आगे शुरू होता है मिड लेयर। क्या शुरू होता है? मिड लेयर। अब यहां पर क्या होता है देखो, यहां पर इस तरीके की एक चेंबर है ऐसे, और इधर भी इसी तरीके का एक विंडो होता है, ठीक है। यहां पर भी एक तरीके इसी तरीके का एक विंडो होता है यहां पर। इसको बोलते हैं हम लोग ओवल विंडो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओवल विंडो, ठीक है। यानी ओवल विंडो से एयर ड्रम के बीच का एक रीजन हुआ, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का एक रीजन हुआ ना, ये वाला हिस्सा कहलाता है मिड लेयर। क्या कहलाता है? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में से एक ट्यूब ऐसे नीचे की तरफ आ रही है ऐसी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्टेशियन ट्यूब, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वगैरह छोड़ो, बायोलॉजी वाले जाने, काम की बात करते हैं। अब ये जो चेंबर है ना, इसमें 3 बोन है। क्या है? अच्छा सुनो एक चीज, ये जो ट्यूब है ये आगे जाकर हमारे विंड पाइप वाला जो हिस्सा उससे मिल जाता है, ठीक है। विंड पाइप के वाले हिस्से से मिलेगा तो मतलब इधर से मिडिल एयर में हवा आ सकती है। समझ में बात है कि नहीं है? ये आगे जाके किधर जुड़ता है? इधर जो विंड पाइप है ना नेसल कैविटी से, उधर जाके जुड़ जाता है। समझ में बात है? यानी जब हम सांस लेते होंगे तो हवा यहाँ भी आती होगी। क्लियर? मतलब कुछ पोर्शन, ठीक है, क्योंकि इधर से तो नहीं आ सकता, यहाँ तो बंद है, दरवाजा बंद है, ठीक है। इधर से आता है, ठीक है। इसके अंदर 3 बोन है, ध्यान दो। अब कितनी बोन है? 3 बोन। कान 3 हड्डी रखता है। रखता है को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसके लिए देखो HAS, है ना। समझ में आई बात है? अब यहाँ हैज का मतलब क्या है वो नहीं है जो तुम समझे, वो याद दिलाने के लिए था। H फॉर हैमर, ठीक है। A फॉर एनविल, S फॉर, हाँ स्टेप्स भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेप्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। खैर STAPES जो लिखना है उसको वो लिख लो, ठीक है। खैर कोई डाउट यहाँ तक? तो ये 3 बोन इसके अंदर है, ठीक है। अब सुनो आगे, तो ये जो ओवल विंडो से ये वाला रीजन है ये क्या कहलाता है? मिड लेयर कहलाता है। कोई डाउट यहाँ तक? ये ट्यूब कहाँ जाके जुड़ता है? कहाँ जाके जुड़ता है? विंड पाइप से। अब चलो मैं एक बात और बोलता हूँ आगे। अंदर इससे सबसे अंदर भी एक हिस्सा होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, मालूम है क्या बोलते हैं उसको? कोक्लिया। सुनो वो कैसा होता है, पहले सुनो।
ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैं यहाँ पर एक चीज बना रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करना, फिर वो चीज समझ में आ जाएगी। देखो कोक्लिया वाला रीजन कैसे होता है। मान लो जैसे ये एक ऐसी एक ट्यूब है, ठीक है, मान लो प्लास्टिक की है, ठीक है, और इसमें इधर से ये ओपन है, बीच में एक पार्टीशन और डाल दो ऐसे। अरे यार, और इसका इधर वाला हिस्सा ऐसे बंद कर दो, तो ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा किधर खुला होगा? उधर। किधर खुला होगा? उधर। यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में एक पार्टीशन है। तो एक्चुअली में यहां से अगर कोई भी चीज एंटर करेगी ऐसे, इधर वाले हिस्से में यहां पर से नहीं जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसे 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 और ऐसे घूम के जाएगी। मतलब जहां से एंटर किया था वहीं पर वापस लौट के आएगा, लेकिन घूम के आएगा। बस समझ आ रही है? ठीक है। अब एक तुम इसको ऐसे सोचो, ये जो हिस्सा है ये यहां पर ऐसे जुड़ा है। अरे रुक जा भाई, गड़बड़ हो गया, रुक जा रुक जा, सुनो। ये जो हिस्सा है ये यहां ऐसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, और इस हिस्से को ऐसे लपेट दो ताकि जगह कम छेके। समझ पाए? तो हाईली क्वाइल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये चीज मैं वहां पे बना रहा हूं क्वाइल करके, ये समझाने का तरीका था कि ऐसा होता है। ठीक है। तो देखो यहां पर ये ऐसे है, ठीक है, बस समझ में आ गई। लेकिन इसके बीच में पार्टीशन भी है, ठीक है, वो मैं बनाता हूं। समझ पाए? समझ पाए? और ये देखो, अब कोई साउंड गया होगा, देखो कैसे घूम के गया होगा, ध्यान देना। यहां से साउंड वेव आई ऐसे, ठीक है। चलो उसको बाद में बोलेंगे, पहले एक बात और सुनो। ये जो ट्यूब है ना, इसमें वाटरी या जेली लाइक मतलब लिक्विड जो है इसके अंदर होता है। अब क्या होता है बायोलॉजी में पढ़ना वो सब। मतलब ये समझो, यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से ऐसे जेली लाइक लिक्विड है, ये ऐसे जाएगा, फिर इधर से ऐसे फील होगा, ऐसे था ना, ऐसे गया होगा और फिर वहां से लौट कर इधर आया होगा। समझ पाए? क्लियर? ये जो रीजन है इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? कोकिलिया, कोचिलिया, जो भी बोलते हो, कौशल्या भी बोल दो, कोकिलिया, वो मजाक था, ये सीरियस रहो। कोकिलिया, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है, समझ में बात? क्या बोलते हैं इसको? इनर ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो जब ये इनर ईयर जो है, इसमें ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं इसमें ऐसे, ठीक है, जो कि सेंसरी सेल होता है ना, उससे जुड़े हुए होते हैं ऐसे। इसमें ऐसे हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। ठीक, कोई डाउट? और यहां से कुछ नर्व्स निकलती हैं जो जाती है ब्रेन तक। ठीक है, कुछ नर्व्स निकलती है जो जाती है कहां तक? ब्रेन तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटरी। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी नर्व्स। या स्पेलिंग वगैरह में कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में
NERVES ठीक तो है, NER ठीक है भाई, ठीक है, वो आ रही था वो जल्दबाजी में, ठीक है। ऑडिटरी नर्व्स, ऑडिटरी नर्व सुनो, अब पूरी कहानी एक बार सुनो तो समझ में आएगा क्या क्या काम हुआ, ठीक है। ये तो मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, बायोलॉजी बताया, अभी तक मैं फिजिक्स कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। तो सुनो जल्दी से, ईयर के 3 हिस्से हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। कई बुक में इसको आउटर बोला और इस पूरे को इनर बोल दिया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में 3 पार्टीशन है, क्लियर। तो खाली जहां पर इनर होगा इसका मतलब इस पूरे को एक साथ बोल गया वो, क्लियर। तो देखो ये जो हमारा पिन्ना है ये क्या करता है, बाहर से साउंड वेव को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और ये ऑडिटरी कैनाल के थ्रू जाकर एयर ड्रम को हिट करता है, ठीक है, जिससे ये बोन एक दूसरे में, जो एक दूसरे से है ना क्या करेंगे, टकराएंगी। वैसे ये कॉम्बिनेशन होता है तीनों हड्डी एक साथ, ठीक है। अब मान लो टकराई, तो उसके बाद ये साउंड ऐसे होते हुए, मतलब ये जो वेव थी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, उसकी वजह से ये वाइब्रेट हुआ होगा ये वाला विंडो, उसकी वजह से वाइब्रेशन इस लिक्विड के अंदर आया होगा, ये जो अंदर है कोक्लिया वाले रीजन में। अब जैसे ही मान लो ऐसे समझो एक बकेट है, ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है, समझ में बात है, और उसके सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक आउट ग्रोथ है, तो अगर उस बकेट में पानी भरा है तो पानी को हिलाओगे तो फिंगर लाइक आउट ग्रोथ भी वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब ये वाइब्रेट करता है तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर है वो क्या होता है, वाइब्रेशन करता है, ठीक है। और उसकी वजह से ये जो वेव आई थी यहाँ पर मैकेनिकल फॉर्म में, उसको वो वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहा जाता है ब्रेन तक, और फाइनली ब्रेन उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। समझ पाए कहानी, समझ पाए, ठीक है। ये ट्यूब का क्या काम है, ये प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो बाहर एटमॉस्फेयर की एयर यहाँ तक आ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होगा, ठीक है। तो अगर अंदर कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा ऐसे, ठीक है, प्रेशर की वजह से, या ये एयर ड्रम बस्ट कर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक ट्यूब है जो कि अंदर एयर पहुंचा देता है ताकि दोनों तरफ का प्रेशर मेंटेन हो जाए। बस समझ में आ गई, इसलिए कहते हैं ना कंटा पे तमाचे नहीं मारने हैं, जो मारते हो तो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करते हो यहाँ पर, ठीक है। पिन वगैरह डालने के लिए भी मना किया जाता है, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये इसको बस्ट कर सकता है ना, समझ में बात है, और सारी कहानी खत्म हो जाएगी फिर। कोई डाउट, समझ पाए, ठीक है। और ये हाईली क्वाइल्ड पार्ट है, ऐसा है, समझ पाए, हाँ, इतने ही आसानी से मैं समझा सकता था, जो कि वाकई है बहुत मुश्किल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बना चुके डायग्राम, अगर तुम मेरे साथ साथ बनाए होगे तो बना लिए होगे, बहुत आसानी से बनाया था मैंने, क्लियर, ठीक है। बाकियों के लिए मैं फोटो खींच लूँ, तुम्हारा भरोसा नहीं, कल को मांगो, सेव भी कर सकते हैं, खैर। ये कहाँ गायब हो गया, चलो खैर, कोई डाउट यहाँ तक, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, उसमें आसानी से सवाल हो जाएगा, आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं किस तरीके के सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो जी, एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे इनकी वीडियो है, पूरा सही से देखना हो तो वहाँ देखना तमीज़ से, सारा सॉल्यूशन यहाँ नहीं कराऊंगा, यहाँ प्रैक्टिस के लिए है, यहाँ जवाब तुमको देने हैं,
ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूँ तब। तो साउंड है इसका PYQ। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हर कोई पढ़ेगा, हंगामा कोई नहीं करेगा। हाँ, खामोशी से। व्हाट डिटरमिन्स द पिच ऑफ ए साउंड? क्या हो जाएगा जवाब? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, साउंड की पिच को कौन डिटरमिन करता है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सवाल मन में पढ़ोगे, जब मैं जवाब पूछूं तभी बोलना। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, पहले सोच लो, वैक्यूम। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये क्या है? मीडियम है। वैक्यूम से ट्रेवल नहीं करेगा। ठीक है, पहले मन में पढ़ोगे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, ऑप्शन बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, चौथा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी। मैंने समझाया भी था कि एम्पलीट्यूड को अगर ट्वाइस करते हैं तो लाउडनेस 4 टाइम्स होता है, एम्पलीट्यूड को अगर थ्राइस करते हैं तो लाउडनेस 9 टाइम्स होता है। तो क्या है जवाब? लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। समझ पाए? कोई डाउट? चौथा, ऑसिलेशन पर सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। हो गया। पांचवा, मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज, है ना? तो ऑडिबल रेंज क्या था? रुक जाओ, ऑडिबल रेंज था 20 हर्ट्ज से। तुम अपना जवाब देने के बाद फिर खामोश हो जाया करो, ठीक है? ये नहीं कि 4 बार बोलना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है ऑडिबल रेंज था। तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई? 20 हर्ट्ज, मैक्सिमम क्या हुई? 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। ठीक है, सवाल पढ़ो मन में, मैं जोर से पढ़ दे रहा हूँ। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। सी होगा। मतलब सवाल एक ही है, पूछने का तरीका अलग है। पूछ रहा है कि लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, 7th, फिर से देखो एक सवाल आ गया। अब ये हर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, बीच में बोलेगा नहीं। 1 मिनट का टाइम है, पहले हर कोई सॉल्व करोगे। ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 2 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। निकालो पहले, बोलोगे नहीं, पहले निकालने दो सबको। मेरी चाय तो ठंडी हो गई। हो गया? कितना रहा है? 0. तो देखो यहाँ पर क्या पूछा, देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो टाइम पीरियड क्या होता था? टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि 20/2। तो कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। समझ पाए? अगर यहीं पर फ्रीक्वेंसी पूछता तो उल्टा करते, है ना? फ्रीक्वेंसी पूछता तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन बाय टाइम टेकन, ऐसे भी कर सकते थे, या ये जो आंसर आया था उसका उल्टा कर देते। अरे रे रे, यहाँ उल्टा रख दिया, सही बोल रहा है। टाइम 2 सेकेंड था, हाँ वैल्यू उल्टा रख दिया था, ध्यान देना। ठीक, कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, खैर, शुक्रिया। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालने कहता तो क्या कहते? n/t करते। फॉर्मूला सही लिखा था, वो गलत जगह रख दिया मैंने। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो अब यहाँ देखो, फिर क्या करते? इसका उल्टा कर देते, या डायरेक्टली इनसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो खैर फ्रीक्वेंसी पूछा नहीं है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। कोई डाउट? कर लोगे? हाँ, एक चीज और भी देखो, कई बार याद रहते हुए भी ऐसी गलती, ये ह्यूमन एरर है, बहुत ध्यान से करना। क्लियर? पता चला फॉर्मूले भी मालूम है, सब भी मिस्टेक क्या किए, चीजें इधर उधर रख दिया, तो ध्यान देना। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, फिर से वही सवाल है, क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी। अभी मैंने क्या समझाया था? सुनो अब, ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इज, ऑप्शन है रेडार, सोनार, लेजर, वोल्टमीटर, वोल्टामीटर। तो क्या हो जाएगा? सोनार। ठीक है, आगे सवाल खामोशी से पढ़ोगे, जब मैं बोलूं कि बताओ तब बोलना। When a sound wave goes from one medium to another medium, the quantity that remains unchanged is speed, amplitude, frequency और wavelength। सुनो, फ्रीक्वेंसी होता है,
सुनो एक बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की जो है वो डिपेंड करती है उसके सोर्स के ऊपर, ठीक है। समझ में बात है कि नहीं आई? रास्ते में मीडियम आने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात लिख लेना हर कोई, ठीक है। कि जब भी फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, या टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, उसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये फंडामेंटल रिजल्ट होता है जब भी वेव का एक मीडियम चेंज होता है, कोई भी वेव हो, इवन लाइट क्यों ना हो, साउंड में भी वही मसला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, समझ पाए? नोट कर लो एक बार जल्दी से ये बात, हर कोई अपनी फेयर कॉपी में नोट करो। व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लिखो इसी को लिखो, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज, इसी के आगे लिख देना फ्रीक्वेंसी, पूरा ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस समझ में आ गई? द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट? मैं बहुत डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वैसे वीडियो बना दिया है, वो देखना हो तो डिटेल में, सॉल्यूशन जिसको देखना हो वो देख सकते हो बाद में, क्लियर। अभी हमारा पर्पस है क्लास के हिसाब से करना, समझ पाए? ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। हर कोई पढ़ोगे। व्हाट इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड? ऑप्शन है लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब बताओ, टू एंड फ्रो मोशन को क्या कहते थे? ऑसिलेटरी मोशन कहते थे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड बिकम थ्राइस देन द लाउडनेस इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ, क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स। बोल दिए। अब सुनो कि हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड लाउडनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है, यानी एम्पलीट्यूड को जितना टाइम्स करेंगे उसका स्क्वायर टाइम्स लाउडनेस बढ़ेगा। तो जब एम्पलीट्यूड को आपने ट्वाइस किया था तो वो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाता है लाउडनेस। जब एम्पलीट्यूड को आप थ्राइस करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाता है लाउडनेस। समझ पाए? समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो, क्वेश्चन रिपीट भी होता है, देख रहे हो? पीवाईक्यू करना क्यों जरूरी है? एक बात कई बार, एक सवाल कई बार आता है। द पिच ऑफ द साउंड प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। 14 कह रहा है द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी इज, ये गड़बड़ है सवाल लग रहा है मुझे। बैरोमीटर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए होता है, ये गड़बड़ है, ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर इज, इस सवाल का कोई तुक है यहाँ पे? लेकिन पूछा गया था तो बता दो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि चला कितनी देर तक है? 12 मिनट तक। स्पीड क्या? ये याद रखना 12 मिनट, टाइम जो है मिनट में है, उसको घंटे में बदल लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर कह रहा है कि एक मैन जो है 12 मिनट तक चलता है 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय किया होगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है, पूरा ही लिख दूं मैं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। याद रखना, यूनिट का भी ख्याल रखना है। तो ये 3.5 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? नहीं, 12 मिनट से नहीं, 12 मिनट को घंटे में बदलना होगा, यानी 12/60 से, ये होगा ना आवर में। समझ पाए? अब इनको सॉल्व कर दो। देखो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 से इसको काटो, 5 7 जा 35 और डेसिमल भी था, तो कितना हो जाएगा? 0.7 किलोमीटर। समझ पाए? कितना हो जाएगा? 0.7 किलोमीटर, यानी सी। कोई डाउट? कोई डाउट है? कैलकुलेशन वगैरह भी देख लेना, ठीक है। ह्यूमन एरर होने के हमेशा चांसेस होते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो
तब तो सरासर मेरी गलती है। वैसे कैलकुलेशन भी गलत हो तो मेरी ही गलती है, लेकिन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हटाऊं, चलो। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, किसमें होगा? मेटेलिक सॉलिड में। वैसे सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उससे कम सबसे कम। अब सॉलिड में भी अगर अलग अलग देखा जाए तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड और ज्यादा होती है। क्लियर, आगे बढ़ो। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमिन्ड बाय, क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ, नहीं लग रहा सवाल रिपीट हुआ है? हाँ। 18, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल, डेसिबल। वैसे ये सवाल तो, वैसे एक बात बताऊं, साउंड जो है वो एनर्जी है। मे बी यहाँ पर गड़बड़ हो। द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, तो क्या हो जाएगा? डेसिबल। समझ में आई बात है? द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल। वैसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है, मैं बता दूं, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल किसकी यूनिट है? जिसको नहीं मालूम वो लिख लेना, वैसे मैं शुरू में लिखवाया था। ठीक है। वाट किसकी यूनिट है? पावर की यूनिट होती है, ये आगे पढ़ोगे। रेडियस तो जानते हो, सर्किल की जो रेडियस होती है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कह रहा है व्हेन एयर हैज बीन रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम अ वेसल इट इज सेड दैट देयर इज डैश इन द वेसल। वैक्यूम, वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई मीडियम ना हो। तो कह रहा है चैम्बर के अंदर से, वेसल के अंदर से पूरी हवा निकाल दी है, तो क्या हो जाएगा? वैक्यूम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हर्ड बाय ह्यूमंस, कह रहा है इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी इंसान सुन सकता है? सी, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होगा, तो क्या हो जाएगा? 15,000। क्लियर। द वॉइस बॉक्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो नोन एज, क्या हो जाएगा? लेरिंग्स। द साउंड फ्रीक्वेंसी नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर इज, तो कहा कि कौन सुन नहीं पाओगे, तो जो ऑडिबल रेंज से बाहर हो, या तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले हो या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले हो, तो ये 19 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर ना? कोई डाउट यहां तक? द लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड, ठीक है, कह रहा लाउडनेस ऑफ साउंड को आप एक्सप्रेस करते हैं एक यूनिट में, उसको क्या कहा जाता है? डेसिबल। ठीक है। 24, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 20 से 20,000 हर्ट्ज। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, सेम सवाल है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साउंड। पहला कह रहा है साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, दूसरा कह रहा है साउंड ट्रेवल करेगा वैक्यूम में, तीसरा कह रहा है ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट, इट कैन नॉट ट्रेवल इन सॉलिड। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ पाए? लाउडनेस ऑफ साउंड इज पेनफुल अबव 80 डेसिबल है, देख रहे हो एनसीईआरटी। एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जूल। द वेव विच कैन प्रोपगेट ओनली थ्रू लिक्विड एंड सॉलिड बट नॉट थ्रू गैसेस। हाँ भूल गए ना, कह रहा है कि ऐसी वेव जो सॉलिड और लिक्विड से ट्रेवल कर सकता है लेकिन गैस से नहीं। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको जो भूल गया दोबारा सुन लो। लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रेवल कर पाती है, और ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में या लिक्विड सरफेस के ऊपर। समझ में बात है? ठीक है। तो यहां पर पूछा है सिर्फ लिक्विड और सॉलिड से, गैस से नहीं, तो क्या हो जाएगा जवाब? क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, कोई डाउट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव की डेफिनेशन क्या थी? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ, भूल गए ना, कर दिया गड़बड़। तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या हो जाएगा? एनर्जी। द लाउडनेस ऑफ साउंड एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट टर्म्ड एज डेसिबल। ठीक है। ये देखो फिर से सवाल, एक पेंडुलम 60 टाइम्स ऑसिलेट करता है 6 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस बार लिखोगे n/t, यानी 60/6 कर लोगे, ये होमवर्क है, कर लेना।
मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर एनेबल टू हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि इनमें मतलब ज्यादातर इंसान जो है इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पाएगा। 1000 हर्ट्ज से ऊपर सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से नीचे होना चाहिए। 2000 हर्ट्ज से ऊपर भी सुन सकता है लेकिन 20,000 हर्ट्ज से नीचे होना चाहिए। इसका भी कुछ पोर्शन सुनाई देगा, ये नहीं सुनाई देगा, ये अल्ट्रासोनिक रीजन में चला जाएगा। समझ में बात है? एयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, स्केलेटन सिस्टम, हियरिंग ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या हो जाएगा? हियरिंग ऑर्गन यानी कि सी। व्हाट कॉजेज रिवर्बिरेशन? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। रिफ्लेक्शन। ऐसे भी समझना, इसमें तो 2-3 बातें ऐसी जो पता ही नहीं है ना। बस समझ में आ रही है? क्लियर? लॉर्डनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन यूनिट कॉल्ड, बहुत बार पूछ रहा है, फेवरेट क्वेश्चन इसका, ये सवाल भी कर लेना। चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक, थैंक यू। अब अगले टॉपिक पे आएंगे किसी और दिन।